डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन विषय है भारत में विशिष्ट क्षेत्रीय विकास योजनाएं या भारत में क्षेत्रीय विकास योजना या प्रादेशिक विकास योजनाएं। तो इसके अंतर्गत जितने भी योजनाएं हैं जैसे कि सूखा संभावित क्षेत्र योजना, मरुस्थलीय योजना, पर्वतीय योजना, जनजातीय क्षेत्र विकास योजना, आपका जो बाढ़ग्रस्त योजना है, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले इसका प्रस्तावना देख लेते हैं भारत में क्षेत्रीय विकास योजना का। इसके पश्चात उसके जो इतने भी टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना। भारत में विशिष्ट क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रकार के अलग अलग या पृथक रूप से योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। भारत में क्षेत्रीय विकास की जो योजनाएं हैं वो प्रारंभ की गई है। उसमें प्रमुख रूप से सूखा अंशांकित क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र विकास, जनजातीय क्षेत्र विकास और इसके साथ साथ ही आपके बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का विकास, इन सभी को सम्मिलित किया गया है। इसमें हम कुछ टॉपिक को इसमें देखेंगे और कुछ को अलग से देखेंगे। तो इसके अंतर्गत हम 4 मुख्य टॉपिक देखेंगे जो सिलेबस में है उसको। सूखा अंशांकित क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र विकास है और पर्वतीय क्षेत्र विकास और जनजातीय क्षेत्र विकास। और इसके बाद हम एक और देखेंगे इसमें बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का विकास। तो इसको भी इसमें सम्मिलित कर लेंगे, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उसका विकास को इसमें सम्मिलित कर लेंगे। तो ये सभी पॉइंट हम इसमें देखेंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा अध्ययन का सूखा अंशांकित क्षेत्र कार्यक्रम या सूखाग्रस्त क्षेत्रों से संबंधित योजना। तो स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर सकते हैं, इसके बाद हम समझाते चलेंगे। ये सामने का एक पेज बस थोड़ा धुंधला आया है, बाकी सब पेज ठीक है। तो क्लास प्रारंभ करते हैं। ये है सूखा प्रभावित क्षेत्र से संबंधित योजना। इसकी प्रस्तावना या भूमिका देख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसका भूमिका लिखे बगैर या प्रस्तावना वगैरह नहीं लिखते तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एमए एग्ज़ाम, यूपीएससी वगैरह सभी में काम आते हैं। तो भारत में वर्षा को मानसून का जुआ कहकर पुकारते हैं या संबोधित करते हैं। इसका कारण यह है कि भारत में क्या होता है, वर्षा अनिश्चित रूप से होती है। इसमें देश का बहुत सा भौगोलिक क्षेत्र सूखे की चपेट में रहता है। इसी सूखे क्षेत्र से संबंधित ये योजना चालू की गई है, जिसमें क्या होता है, कृषि का उत्पादन, पशुधन की हानि और साथ ही वहाँ के निवासियों की भीषण संकट का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अंकाल हो गया, अंकाल की समस्या के समाधान के लिए सरकार को पर्याप्त व्यय करना पड़ता है। वनों का अंधाधुंध कटाई, अत्यधिक चारागाह के कारण यहाँ क्या होते हैं, अनेक पर्यावरणीय प्रदूषण भी क्या करते हैं, भूक्षरण करते हैं। और वहीं दूसरी ओर क्या करते हैं, भूमि की उर्वरक शक्ति में भी कमी आई है। ऐसे में दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जो भीषण स्थिति हो गया है, इससे निपटने के लिए जो भारत सरकार है उन्होंने अभी सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम चलाया है, इसी समस्या को देखते हुए। फिर हम आगे चलते हैं, सूखाग्रस्त क्षेत्र किसे कहते हैं सरकार के अनुसार, यानी कि सूखा क्षेत्र का अब परिचय देखते हैं। सूखा सामान्यतः ऐसी स्थिति को सूखा कहा जाता है जहां लंबे समय तक कम वर्षा या अत्यधिक वाष्पीकरण तथा जलाशयों का भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूजल का क्या हो जाए, कमी हो जाए, भूजल में कमी हो जाए। और आपदा प्रबंधन के अनुसार इसकी परिभाषा है सूखा का कृषि, पशुपालन, उद्योग या मानवीय जनसंख्या की सामान्य आवश्यकताओं की जल आपूर्ति में आने वाली किसी भी प्रकार के अभाव या कमी को सूखा कहा जा सकता है। यह है आपके आपदा प्रबंधन के अनुसार सूखा की परिभाषा। अब मानसून जो मौसम विभाग है भारतीय, उसके अनुसार देखते हैं तो उस दशा को सूखा कहा जाता है जब किसी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा से 75% तक कम वर्षा हो रही है। जैसे कि भारत में उस बार कितना हुआ, 102 सेंटीमीटर वर्षा हुआ है, तो इस बार क्या हो जाएगा, लगभग वो इसको 75% वर्षा कम हुआ है, इसको कहा जाएगा सूखा। इसके बाद है जो दूसरे विभाग है उनके द्वारा इसकी विशेषताएं बताई गई है, जो सूखा है उसकी तो विशेषताएं भी देख लेते हैं। सूखा की विशेषताएं प्रथम वर्ग में है सामान्य सूखा और दूसरा है प्रचंड सूखा। तो सामान्य सूखा किसे कहते हैं और प्रचंड सूखा किसे कहते हैं ये बताया है इसमें। सामान्य सूखा जब किसी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा के वास्तविक वर्षा पर क्या होता है, 25 से 50% कम होता है, तो उसे सामान्य सूखा कहते हैं। और जब प्रचंड सूखा किसे कहते हैं, जब उसी क्षेत्र में जल की वर्षा जो है 50% से अधिक वर्षा का अभाव होने लगे, यानी कि 50% से कम वर्षा हो, तो उसे प्रचंड सूखा कहते हैं।
और दूसरी ओर सूखाग्रस्त क्षेत्र वर्षा की कमी के कारण क्या होता है, परिणाम स्वरूप निर्धारित किए जाते हैं। तो ये है सूखा की जो सामान्य परिचय है वो आ गया आपके में। इसके बाद है भारत में उस वर्ष को सूखा माना जाता है जब देश के कुल क्षेत्रफल का 20 से 40% क्षेत्रों में अलग अलग समयों में एक साथ क्या होता है, असामान्य रूप से या अमान्य रूप से या भीषण सूखा पड़ता है। असामान्य रूप से ये है, इसे सुधार लेंगे, ये असामान्य रूप से होगा, भीषण सूखा पड़ जाता है। और साथ ही देश में दक्षिण पश्चिम मानसून से 10% या इससे अधिक वर्षा कम प्राप्त होता है, या 10 से अधिक % कम वर्षा आता है। क्योंकि हमारे यहाँ कहाँ कहाँ से वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। यदि दक्षिण पश्चिम मानसून की जो वर्षा है वो 10% या 10% से अधिक कम हो तो वो क्या होता है, सूखा क्षेत्र में आ जाता है। दूसरी ओर भारतीय मौसम विभाग का मानना है कि जब देश के कुल क्षेत्रफल का 40% से अधिक भाग सूखाग्रस्त हो तो उसे राष्ट्रीय स्तर पर सूखा वर्ष संबोध क्या किया जाता है, घोषित किया जाता है। तो ये हो गया आपका सूखा से संबंधित जितने भी सामान्य परिचय है वो कंप्लीट। अब हम देखते हैं कार्यक्रम का प्रारंभ। ये जो सूखा घोषित क्षेत्र है उसके कार्यक्रम का या योजना का प्रारंभ देखते हैं हम। सूखा कार्यक्रम जो है वो 1973 से प्रारंभ किया गया है और वर्षा का जो स्वरूप है या अकाल का प्रभाव है या सिंचाई व्यवस्था आदि को ध्यान में रखते हुए 13 राज्यों के 74 जिलों की 615 विकास खंडों को प्रारंभिक रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर इन कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया। यानी कि जब 1973 में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया तो उस समय क्या थे, 13 राज्यों को, 13 राज्य के जो 74 जिले हैं उनको, और उनमें जो 74 जिले हैं उनके अंतर्गत 615 विकासखंड है, उनको प्रारंभिक रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्र मानकर क्या किया था, वहाँ पर इस योजना का क्रियान्वयन किया गया था। इन क्षेत्रों में भारत देश की 12% जनसंख्या निवास करती है, जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है यहाँ पास। इन क्षेत्रों में मुख्यतः काली व लाल मिट्टी पाई जाती है जिसमें पोषक तत्वों का क्या होता है, अभाव होता है। अधिकांश क्षेत्र में पठारी होने से मिट्टी क्या होती है, उथली होती है और कंकड़ पत्थर वाली होती है। काली मिट्टी के सूखने पर क्या होता है, दरारें पड़ जाती हैं तथा लाल मिट्टी क्या होता है, सुगमता पूर्वक क्या हो जाता है, बह जाती है। सूखे की संभावना वाले जो चुनिंदा क्षेत्र हैं उनमें जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का क्या होता है, संतुलित विकास करके पर्यावरणीय संतुलन को बहाल करना है। ये सभी इसकी योजना का क्या है, कार्यान्वयन है। कार्यान्वयन हेतु वित्त की व्यवस्था केंद्र व संबंधित राज्य सरकार द्वारा 50% में की जाती है। यानी कि 50% केंद्र सरकार का और 50% राज्य सरकार का होता है इसमें। इस प्रकार से जो सूखा कार्यक्रम योजना है उसका प्रारंभ किया गया है। अब ये जो सूखा प्रभावी योजना है इसका उद्देश्य बताएंगे हम यहाँ पास। इसका उद्देश्य, भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र जो कार्यक्रम है उसके उद्देश्य निम्न प्रकार से है। फर्स्ट है अकाल की गहनता को कम करने के लिए धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास करना है। यानी कि अकाल की जो गहनता है, अधिकता है, उसको धीरे धीरे करके उसको कम करना। इसके पश्चात इसका दूसरा जो उद्देश्य है वो है सूखाग्रस्त क्षेत्र में उपलब्ध समस्त संसाधनों जैसे कि भूमि, जल, पशुधन, मानवीय संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना। यानी कि उसके अंधाधुंध प्रयोग से उसको क्या करना, रोकना और उसका अनुकूलतम प्रयोग करना ताकि इसको लंबे समय तक बनाए रखें। फिर तीसरा उसका उद्देश्य है ग्रामीण गरीबों को जो सूखा से सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं उनकी जीवन की दशाओं को सुधारना, अर्थात उनकी आय को स्थिर करना और उनकी सहायता करना। इसके बाद उनकी नेक्स्ट जो उद्देश्य है वो है पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना, जिस हेतु सामाजिक, वानिकी, चारागाहों का विकास आदि के कार्य करना। ये नेक्स्ट उद्देश्य है। फिर अगला उद्देश्य है सूखे से पीड़ित लोगों के लिए क्या करना, सहायक उद्योग धंधे उनका विकास करना, पशुपालन, पशु दुग्धधन, आधारभूत संरचना का विकास, जीने के लिए पानी की व्यवस्था, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़क निर्माण जैसे कार्यक्रम है बहुत सारी, उन सभी के कार्यक्रम का यहाँ पर क्या करना, प्रारंभ करना। इसके बाद नेक्स्ट जो उद्देश्य है वो है फसल के प्रारंभ की
पुनर्संरचना तथा सस्य विज्ञान में परिवर्तन एवं मिट्टी तथा आर्द्रता रक्षण के उपाय करना, यानी कि उस क्षेत्र में क्या करना, फसल से संबंधित जितने भी योजनाएं हैं वो सभी को यहाँ पर लागू करना है। इसके बाद इसके नेक्स्ट टॉपिक है उसके कारक। तो उपरोक्त लक्षणों के यानी कि उद्देश्यों के संदर्भ में कार्यक्रम के मुख्य अपव्यय यानी कि मुख्य कारक जो है निम्न। फर्स्ट है भूमि विकास एवं भूमि समतल बनाना, यानी कि वहाँ के जो भूमि है उसका विकास करना और भूमि को समतल बनाना, उपजाऊ बनाना। फिर इसमें ब है मुख्य रूप से जल संचयन और जल भंडारण के साधनों का निर्माण करना वहाँ पर, ताकि वहाँ पर क्या कर सके, नहर वगैरह के द्वारा जल लाया जा सके और उनके संचयन किया जा सके। फिर है सूखा अवरोधक बीज और तथा उर्वरकों का प्रयोग। इसमें जिसमें सूखा में अधिक होने वाला जो बीज है या अधिक उत्पादन देने वाला जो बीज है उनका प्रयोग करना फसल के लिए। फिर है इसमें स है विशिष्ट उपकरणों तथा तकनीकी का प्रयोग, ताकि इसमें ज़्यादा खर्चे वगैरह न हो। तो ये उसके कारक है या मुख्य अवयव है, मुख्य टारगेट है। अब हम देखते हैं जो सूखा क्षेत्र है उसके कार्यक्रम का विवरण। ये हम उसके उद्देश्य वगैरह देख लिए, अब उस कार्यक्रम का विवरण देखते हैं। इसके अंतर्गत एक टास्क फोर्स लक्ष्य संगठन जो है 1980 में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के अध्ययन हेतु स्थापित की गई थी, यानी कि ये जो कार्यक्रम चलाया गया था 1972 में, इसके 1973 में, इसी के अंतर्गत ये इसको उस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस प्रकार से हो रहा है इसी के लिए क्या बनाया गया था, 1980 में एक संगठन बनाया गया था टास्क फोर्स। जो क्या हुआ, सन 1982 में लक्ष्य संगठन ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किए और करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए और यह कार्यक्रम क्या है अधिक भावी ढंग से करें, यानी कि इसको और बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, प्रस्ताव पारित किया। इस कार्यक्रम का जो मूल आधार है वो सूखा क्षेत्र है, इसकी परिस्थिति संतुलन को निरंतर बनाए रखना है। ये जो सूखा अंशाकित क्षेत्र का विवरण है इसमें, तो जो संगठन बनाया है उनके अनुसार निम्न प्रकार से योजनाएं चलाए जाने के लिए कहा है। उसमें फर्स्ट है सिंचाई संसाधनों को विकास एवं प्रबंधन करने के लिए कहा। फिर सेकेंड है भूमि एवं आर्द्रता का अनुरक्षण, अन्वेषण तथा वृक्षारोपण कार्य, यानी कि भूमि की जो आर्द्रता है उसको बनाए रखना, उसकी रक्षा करना और उसमें नए खोज करना और वृक्षारोपण वगैरह कार्यक्रम करना, ताकि उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाए रखें, ये कहा। फिर तीसरा है सभी प्रारूप की जो पुनः संरचना एवं चारागाहों का विकास करना, जितने भी फसल है उनकी प्रारूप को पुनः संरचना करना, यानी कि पुनः निर्माण करना और चारागाहों का विकास करना। और फिर है पशुपालन का विकास करना, ताकि उस क्षेत्र का विकास हो सके। ये जो है नया संगठन बनाया गया उसके देख रेख के लिए उनके अनुसार है ये। इसके बाद है इस कार्यक्रम की मूल व्यू रचना अच्छी वर्षा के काल में उपज को अधिक करना तथा वर्ग की जो वर्षा की अपर्याप्तता पर हानि को न्यून करना है। यहाँ पर वर्षा लिख लेंगे आप, उसको न्यूनतम करना है, ये इनका उद्देश्य है जो समूह है उसका। इसे मिट्टी तथा आर्द्रता की अनुरक्षण, मिट्टियों को वैज्ञानिक आधार पर क्या करना, अपनाकर प्राप्त करना है, ताकि भूमि पर क्या हो सके, गिरने वाली प्रत्येक पानी की बूंद का उपयोग की जा सके। इससे तो कम अवधि में क्या किए, पक कर तैयार होने वाली जो फसल है यानी कि सूखा अवरोधक फसल या बीज, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है इन क्षेत्रों में, ताकि क्या हो रहा है, सूखे की स्थिति के हानि को कम किया जा सके। इसमें किसानों को क्या होता है, सहायक उद्योगों की अपनाने के लिए उनको प्रेरित भी किया जाना, उनको क्या करना, प्रोत्साहित करना, ताकि किसानों को पूरा आय प्राप्त हो सके, उनकी जीवन यापन अच्छे से चल सके, कृषि पर उनकी जो निर्भरता है वो कम हो सके। इन सभी उपायों के बारे में ये जो संगठन बने हैं उन्होंने प्रस्ताव पारित किया। किसानों को उनके उत्पादन की उनके दरवाजे पर ही अच्छी कीमतें दिलाने के लिए आने वाली जो कठिनाई है उसको दूर कर क्या करना, सहायक क्रियाओं को विकसित किया जाना है तथा क्या होना है, क्षेत्र अधिकारी की जलवायु की दक्षताओं को भी अनुकूल योजना बनाने के लिए प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित किया जाना है, यानी कि गांव-गांव के जो किसान हैं उनको प्रशिक्षित भी करना है इसके अंतर्गत, और उनके जो उत्पादन है उनके गांव पे ही खरीदना है। जैसे कि गांव में मंडी, आपके गांव में मंडी होगा जिसमें आप धान को बेचते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी सूखांशांकित क्षेत्रों में भी लागू किया गया है।
इस कार्यक्रम को स्वीकृति भी किया गया, यानी कि ये जो कार्यक्रम अभी प्रस्तुत किए हैं संगठन द्वारा उसको स्वीकृत भी किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र के स्तर पर वित्तीय संस्थानों के मध्य भी समन्वय स्थापित की गई है, यानी कि उसके लिए जो वित्तीय संस्थान है उनके मध्य भी क्या किया गया, उनके मध्य समन्वय स्थापित किया गया। इस अनूठे कार्यक्रम को प्रशिक्षण एवं व्यवहारिक अनुसंधान से भी जड़ा गया, यानी कि इसमें प्रशिक्षण को भी सम्मिलित किया गया और अनुसंधान को भी, यानी कि नए नए खोजों को भी इसमें सम्मिलित की गई। जिला स्तर पर समन्वय के अतिरिक्त इसको राज्य स्तर और केंद्र स्तर तीनों स्तर पर इसे चलाया गया और साथ ही ये क्या है, प्रभावी समन्वय स्थापित किया गया, यानी कि इसको तीनों स्तर पर स्थापित है, केंद्र स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी और राज्य स्तर पर ही, यानी कि इसमें पूरा विकास हो रहा है। इस कार्यक्रम के लिए आयोजकों तथा प्रशिक्षक के संदर्भ में सूखा अवरोधी जो बीज है, उन्नत बीजियाँ या उनके प्रजातियां हैं, उनके उपकरण हैं, उन्नत उपकरण और तकनीकी है, इनका विशाल पैमाने पर उपयोग संभव बनाने के लिए और विस्तार वगैरह है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति, इन सभी के लिए इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा और फसलों के लिए पर्याप्त लाभकारी मूल्यों की पूर्व घोषणा की जाएगी और उनके साथ ही क्रय किए जाने की तथा ऋण वसूली संबंधी प्रबंध को भी कार्यान्वित किया जाएगा। और सूखाग्रस्त क्षेत्र में रोजगार और आय बढ़ाने की दृष्टि से कुटीर उद्योग और लघु उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग, उनको भी बढ़ावा दी जाएगी, ये कहा गया इसके प्रावधान में। और इसके साथ ही जो फलदार वृक्ष है, पुष्प के बगीचे है, चारागाह है और इसके साथ ही जो वृहद क्षेत्रीय कार्यक्रम है, इन सभी को भी यहाँ पर क्या करना है, इन गाँव में सुचारू रूप से संचालित करना है और साथ ही उनको रोजगार प्रदान करने तथा पर्यावरण को सुधारने के लिए कार्यक्रम को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अंतर्गत जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है उनमें सूक्ष्म जल के लिए नीति बनाने से की पहल की गई थी और क्रियान्वयन भी किया जा चुका है। ये हो गया उसका विवरण। अब है इसकी प्रगति, कार्यक्रम की प्रगति किस प्रकार से हुई है ये देखेंगे इसमें। कार्यक्रम की प्रगति, वर्तमान में यह कार्यक्रम जो है 13 राज्यों की 96 जिलों के अंतर्गत आने वाले 227 जो ब्लॉक है उसमें चलाया तथा उनके कुल क्षेत्र के 553 लाख हेक्टेयर, जिसकी जनसंख्या जो है 1981 की जनगणना के अनुसार 707.5 लाख है। तो ये जो जनगणना के अनुसार 1981 के आसपास के हैं, 80-81 के आसपास का ये जो जनगणना वाला जो आंकड़े लिए हैं, अभी का आंकड़ा आपको मिल जाए तो उसके अनुसार इसको आप चेंज कर सकते हैं, या तो इसी को करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये स्पष्ट रूप से इस वर्ष का है, ये दिखाया गया है इसमें। अब इस कार्यक्रम का विस्तार करके इसे क्या कर दिया गया है, एक जिला और बढ़ा दिया गया है, इसमें 14 जिला कर दिया गया है और 943 जो ब्लॉक है उनको सम्मिलित किया गया है इसके अंतर्गत। और वर्ष 1993-94 में इस कार्यक्रम हेतु 153.34 करोड़ रुपए क्या किए गए, राशि का इसमें व्यय किया जा चुका है और यह कार्यक्रम जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। वर्ष 1992-93 में इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राविधिक आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित प्रगति दर्शाई गई है। भूमि का विकास यहाँ पर किया गया है, उसमें 978.0.2 हेक्टेयर का हुआ है। फिर जल संसाधन का विकास इसमें हुआ है 197.81 हेक्टेयर है और वृक्षारोपण का जो विकास है इन क्षेत्रों में यहाँ पर 648.10 हेक्टेयर है। इतने में इसका विकास हो चुका है, ये बताया गया है। और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र है उसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल नामक 13 राज्यों में यह कार्यक्रम क्या है, संचालित किया गया है उस समय प्रारंभ के समय। तो ये 13 राज्य है जो सूखाग्रस्त क्षेत्र में उस समय घोषित किया था। कार्यक्रम का मूल्यांकन, ये उसका विवरण भी हो गया और उसका प्रगति भी देख चुके हैं। अब उसका मूल्यांकन देखते हैं कि उसका कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है। ये अब इस कार्यक्रम का मूल्यांकन जो है लोकसभा की लेखा समिति करने लगी है, यानी कि वर्तमान में उसकी मूल्यांकन कौन करते हैं, लोकसभा की जो लेखा समिति होता है वो करते हैं। इस कार्यक्रम में मूल्यांकन में निम्नलिखित तथ्यों को हमारा ध्यान आकर्षित किया जाता है, यानी कि उसके विकास में निम्नलिखित तथ्यों को जाते हैं।
फर्स्ट है, इस कार्यक्रम को आवंटित कोषों का लगभग 72% का ही उपयोग हो गया है, यानी कि इसमें 72% का उपयोग हुआ है। फिर सेकेंड है, यानी कि इसमें 72% का उपयोग हुआ है तो अभी 28% जो है उपयोग नहीं हो पाया है, ये कहा है। फिर है, कुछ राज्यों में सूखाग्रस्त जो एजेंसियां हैं, संगठन है, उनकी स्थापना आवश्यक की गई है, किंतु उनमें अभी क्या हुआ, समुचित अधिकार नहीं दिए गए हैं। यानी कि उस जो हम अभी अध्ययन कर रहे हैं 1980 के आसपास का, लगभग उसी के आसपास का, तो उसमें क्या हुआ, संगठन तो स्थापित की गई लेकिन उनको समुचित रूप से अधिकार नहीं दिए गए हैं, ये कहा गया है मूल्यांकन में। फिर है, कार्यक्रम तैयार करते समय क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं तथा साधनों की उपलब्धता पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। ये मूल्यांकन करते हैं उस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, क्या कमी है और क्या पर्याप्त है, ये बताया गया है। तो इसमें क्या कमी है, यहाँ पर जो कार्यक्रम तैयार करते समय क्या नहीं किया गया है, वहाँ पर उपलब्ध संसाधनों का ध्यान नहीं दिया, ये भी एक कमी आई है। फिर है, कार्यक्रम को संपन्न करने में आवश्यक देरी हुई है, लेकिन क्या हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा देरी हो गई है, जिसकी वजह से इसमें क्या हुआ, पूर्ण रूप से लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है। इसके बाद है, कुछ आगतों के अभाव तथा वित्तीय संस्थानों के पर्याप्त वित्त नहीं मिलने से क्या हुआ है, कार्यक्रम की गति धीमी हुई है। यानी कि इसमें महत्वपूर्ण जो कमियां आई है उसको इसमें मूल्यांकन में दर्शाया गया है। तो ये जो कमियां हैं ये पूरी हो जाएगी तो ये सूखा जो समस्या है वो भी लगभग 70% तक की संपन्न हो जाएगी, ये कहा गया है। और ये जो डाटा है वो है आपके 1973 से लेकर के 1900 आपके 90 तक के आंकड़ों को हम इसमें सम्मिलित किए हैं। अभी वर्तमान का आंकड़ा यदि आपको मिल जाता है सूखा क्षेत्र का तो आप प्रयोग कर सकते हैं, अगर अभी तो सूखा क्षेत्र घोषित नहीं किया होगा तो नहीं मिल पाएगा अभी, तो कहीं मिलेगा तो देख लीजिएगा, इसमें अंकित कर सकते हैं आप उसको, तो ये और थोड़ा बड़ा हो जाएगा।